हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो इसी चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच डैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन सो डैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि यदि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है, यदि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है जहाँ कॉस ए बराबर है कॉस बी का, तो दिखाइए कि एंगल ए मतलब कोण ए बराबर है कोण बी का। तो आपको सिंपल से सवाल है, समझ लेते हैं पहले सवाल को फिर हल करते हैं। ये बोल रहा है कि एंगल ए और ये वाला एंगल बी ये दोनों एक न्यून कोण है। न्यून कोण सभी बच्चे पढ़ चुके हो। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम वाले एंगल और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम वाले जो एंगल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ये एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ये ए है और ये एक्यूट बी है, मतलब ये दोनों जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। तो आपको पता करना है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी का। तो क्या दिखाना है यहाँ पे कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी का या नहीं, ये आपको हल करके दिखाना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं। काफ़ी हल्के से सवाल हैं, अगर सवाल समझ में आ गए हों तो इसका हल भी समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है कि cos A इज इक्वल टू कॉस बी है। तो आप यहाँ पे लिख लो सबसे पहले सॉल्यूशन cos A इज इक्वल टू कॉस बी। आप बताओ कि यहाँ पे एक बार एंगल A है और एंगल B है, एक बार एंगल A और एक बार एंगल B है। तो आपको एक बार अकॉर्डिंग एंगल A के द्वारा आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस को पता करना होगा। तो चलते हैं पता करते हैं एक बार अकॉर्डिंग एंगल A के। तो आप देखो कि अकॉर्डिंग एंगल ए के देखेंगे तो इसके सामने वाला साइड जो होता है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और इसके पास वाले जो साइड होते हैं वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये है अकॉर्डिंग एंगल ए के। और ये तो आपको पता ही है कि राइट एंगल के सामने वाले हाइपोटेनस होते हैं। आया समझ में यहाँ तक? तो ये देखो। उसके बाद आप बताओ कि कॉस का रेशियो क्या होता है? तो कॉस का रेशियो बी अपॉन का एच होता है। यहाँ भी हो जाएगा कॉस का रेशियो बी अपॉन का एच, लेकिन एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना है हम लोगों को कि बी कौन होगा और एच कौन होगा और यहाँ पे पी कौन होगा। तो हमें पी का काम नहीं है, बी अपॉन एच का ही काम है, मतलब बेस और हाइपोटेनस देखना है। तो हाइपोटेनस तो ये पता है आपको कि जो राइट एंगल के सामने वाले साइड होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। आप देखो कि एंगल के सामने वाला साइड को वैसे पी बोलते हैं, तो ये पी हो जाएगा, और एंगल के पास वाले साइड को क्या बोलते हैं? तो बेस बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बेस हो जाएगा। और ये है अकॉर्डिंग ए के। तो आप बताओ कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या है? कॉस बी करना है। तो कॉस का रेशियो बी अपॉन का एच होता है। बी मतलब बोले तो क्या हो जाएगा? कौन सा साइड हो जाएगा? तो बी हो जाएगा हमारे पास में ए सी। तो यहाँ पे लिख दो ए सी अपॉन में एच वाला साइड कौन हो जाएगा? तो ए बी हो जाएगा। तो नीचे लिख दो ए बी इज इक्वल टू क्या करना है? अब कॉस बी का देखना है। एंगल अकॉर्डिंग बी का देखो तो बी के अकॉर्डिंग क्या होगा? बी। तो बी के अकॉर्डिंग आपके पास में बी ये हो जाएगा, बी सी साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो बी सी, और उसके बाद एच तो हो जाएगा ए बी, तो ए बी लिख दो। आया समझ में यहाँ तक? ये हो जाते हैं हमारे पास में ये सभी का रेशियो। नीचे देखोगे आप कि ए बी और इधर भी ए बी है, मतलब ये जो ए बी है इक्वल के साइड वाले कट जाते हैं। मतलब ये होगा कि ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, और फिर से इसे डिवाइड में भेजकर हम एक को काट सकते हैं। मतलब बोले तो नीचे वाला साइड क्या हुआ? ए बी और ए बी आपस में ख़त्म हो जाते हैं। अब जो हमारे पास में बचेगा यहाँ पे वो क्या बचेगा? वो बचेगा ए सी इज इक्वल टू का बी सी बचेगा। ए सी इज इक्वल टू बी सी कौन सा है? तो ए सी ये वाला साइड है और बी सी ये वाला साइड है, मतलब ये वाला ए सी हो गया और ये वाला बी सी हो गया। आप अगर क्लास 9th में पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर ध्यान नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से याद कर लो कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। किसी भी ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग कि ये ए सी है और ये बी सी है,
ये दोनों क्या है यहाँ पे, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल कौन है, AC के अपोजिट एंगल जो है हमारे पास में ये कौन हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल B, और BC के अपोजिट एंगल कौन है, साइड BC ये है हमारे पास में, और इस BC के अपोजिट एंगल हमारे पास में कौन हो जाएगा, तो ये A हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे एंगल A। मतलब जो हमें हल करना था कि एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल होगा, यही हमें शो करना था, और हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं। रीजन लिख लोगे आप यहाँ पे, तो ये इसकी रीजन हो जाएंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब किसी भी ट्राइंगल के दो साइड अगर आपस में इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। ये हो जाते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो काफ़ी इजी है, बट देखने में बड़ा हार्ड लग रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से देखो समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये पहला क्वेश्चन, और ये दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों का क्या करना है, आपको मान निकालना है। हिंदी में पढ़े क्वेश्चन तो क्या कह रहा है कि यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो पहला क्या है कि ये वाला, और ये दूसरा, इसका मान निकालना है। क्या करना है, दोनों का मान निकाल देना है। तो हमारे पास में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। आप बताओ कि कॉट थीटा का या फिर कॉट का रेशियो क्या होता है। तो कॉट का रेशियो होता है B/P होता है। क्या होता है, B/P। मतलब ये बोले तो ये B का जो वैल्यू हमारे पास में वो 7 है, और P की वैल्यू क्या है, 8 है। तो आपको यहाँ से कुछ दिख रहा होगा कि हमें B मिल गए, P मिल गए, और हमें फाइंड जो करना है वो H फाइंड करना है, क्योंकि ये सब का रेशियो भी तो PH किसी का BH होता है। तो हमें निकाल लेनी है सबसे पहले H को। तो आपको ये पता होगा कि राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसे हम हाइपोटेनस मतलब H बोलते हैं। उसके बाद हमें ये नहीं पता है कि B कौन होगा और P कौन होगा, तो उसे हम लोग निकालेंगे कि एंगल कौन सा है। तो एंगल सब में देखो थीटा है, और थीटा आप कहीं पे रख लो, ये वाला एंगल को मान लो या ऊपर वाला को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थीटा रखा, और इस एंगल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये पास वाला साइड बेस हो जाएगा। हमारे पास में सभी मिल जाते हैं यहाँ पे कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, और हाइपोटेनस कौन है, ये सब निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखो कि जो कुछ वैल्यू दिया गया है बेस का और परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 दी गई है और बेस की वैल्यू 7 दी गई है। एच फाइंड करना है। आप पीछे काफ़ी सारे सवाल को हल करे हो बाई पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाकर, उसे ही लगाकर हम इस सवाल को भी हल कर लेंगे। बाई पाइथागोरस, ये बाई पाइथागोरस के अकॉर्डिंग आपको एच का फॉर्मूला हमने बताया है अभी, और ये एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो लिख दोगे अंडर रूट का एच निकालना है तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर कर दोगे, मतलब ये दोनों का प्लस कर दो। और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा कि p की वैल्यू कितना दी गई है, तो p की वैल्यू 8 का, तो 8 का स्क्वायर है। और उसके बाद b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू 7 है और 7 के स्क्वायर कर दो। 8 के स्क्वायर करोगे तो 64 हो जाएगा, और ये 7 के स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। और ये 49 और 64 दोनों अंडर रूट में आएंगे, और ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 113 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू निकल कर आया आपके पास में एच का है, और ये लिख दो अंडर रूट का 113, क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर नहीं आते हैं। 113 आया समझ में। ये हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास में निकल जाते हैं। ये सब मिल जाते हैं, हम साइड में यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू सब निकल जाते हैं। लिख लो कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितने आए हैं, तो 8 आए हैं। उसके बाद हाइपोटेनस की तो अंडर रूट का 113 मतलब 113 आए हैं, और उसके बाद बेस का तो 7 आया है। हमारे पास में ये सभी मिल जाते हैं। अब बस इसको क्या कर देना है कि इस सभी की वैल्यू को क्या कर देना है, इस पे पुट कर देना है, हम लोगों की सवाल का मान निकल जाएगा। चलते हैं इसको हल करने के लिए अगले पेज को लेते।
अगले पेज पे आ जाते हैं। तो अगले पेज पे हमारे पास में जैसे पहले सवाल लिखा था वैसे सवाल को यहाँ पे फिर से लिख लेंगे। सवाल क्या था यहाँ पे कि 1 प्लस का साइन थीटा, तो यहाँ पे हमने एज इट इज सवाल को लिख लिया है। और ये सवाल देखो क्या है कि 1 प्लस का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। आप अगर ध्यान से देखो तो इस सवाल में एक फॉर्मूला लग रहा है, जो फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बार प्लस यानी ए प्लस बी और एक बार माइनस ए माइनस बी। यही चीज़ लिखा है कि एक बार 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तो इसको अगर हम तोड़ कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर। ये हो जाते हैं हमारे पास में एक। और नीचे देखोगे तो वही कर सकते हो आप, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, मतलब एक बार प्लस का एक बार माइनस का है। तो आप इसे लिख सकते हो 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाते हैं हमारे पास में सवाल जो है फॉर्मूले पे ऐड हो जाते। अब इस सवाल को क्या कर लेना है कि जो साइन है ये कॉस है, इस दोनों की रेशियो लगा लेने हैं। हमें पीछे इसका मान निकाल लिए थे रेशियो का। सबसे पहले लिख लो यहाँ पे रेशियो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस का साइन का रेशियो होता है पी अपॉन का एच, और ये हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद नीचे लिखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस कॉस का जो है रेशियो होता है वो होता है बी अपॉन का एच, और इस पे स्क्वायर लगा दो। ये हमारे पास में सभी निकल जाते हैं। इसके पहले हमने कुछ मान निकाला था परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस का, उसको यहाँ पे पुट कर देना है, सवाल हल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू हो जाते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस का। यहाँ पे पुट कर दो पी एच के स्थान पे और बी एच के स्थान पे। यहाँ से लिखते हैं इसको 1 माइनस का पी का मान कितना है तो 8 है, और एच का मान कितना है तो अंडर रूट का 113 है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अपॉन में क्या है तो 1 माइनस का बी का मान कितना है तो बी है 7, और उसके बाद में एच है तो 113 है, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा सवाल है। आगे देखो यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये अंडर रूट स्क्वायर को काट देगा तो ये अपॉन बाहर निकल जाएगा तो 113 हो जाएगा। उसके बाद नीचे करोगे यही काम, तो आप लिखो 1 माइनस का 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस का 7 का स्क्वायर 49, और ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये निकल जाएगा बाहर 113 निकल जाएगा। आया समझ में यहाँ तक। इसके बाद आपको करना आता होगा भिन्न का जोड़ या घटाव, मतलब भिन्न का जोड़ या घटाव करोगे, यहाँ पे घटाव होगा ये, और भिन्न का घटाव करोगे तो आपको क्या होगा कि नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और ये 1 और यह 113 जो होगा इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 113 आ जाएगा। ये इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 113 हो जाएगा, और ये 1 से 113 टाइम पढ़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा 113 और माइनस का 64 आ जाएगा। वही सेम नीचे हो जाएगा, नीचे भी एलसीएम 113 हो जाएगा, और ये ऊपर 113 आएगा और माइनस का 49 आ जाएगा। ये 113 से 113 कट जाएगा, ऊपर घटाओगे तो ये ऊपर 113 में 64 घटाओगे तो आपके पास जो आएगा वो हो जाएगा 49, और 113 में 49 घटाओगे तो नीचे आ जाएगा 64। ये हमारे पास आ जाते हैं, पहले की मान आ जाते हैं 49 अपॉन का 64 आ जाते हैं। अगले सवाल है दूसरा, हम लोग इसके सवाल में निकालते हैं। दूसरा सवाल था हमारे पास में ये कॉट स्क्वायर थीटा को निकालना था। चलते हैं अगले पेज पे बनाते हैं इसको। अगला है दूसरा, इसमें है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का रेशियो क्या होता है तो कॉट का रेशियो होता है बी अपॉन का पी, और बी की जो वैल्यू था हमारे पास में वो कितना था तो वो था आपके पास 7, और ये पी की जो वैल्यू था आपके पास में वो था 8, और ये दोनों का कर देना है स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 64, और ये हो जाते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 था, जो वैल्यू इसका निकालना था, ये पहला क्वेश्चन था और ये था दूसरा क्वेश्चन।
पहले हम लोगों को b और p की वैल्यू दी गई थी, h निकाला हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। h की जो वैल्यू आया है 113 आया अंडर रूट का, और हमारे पास में ये सभी निकल जाते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस निकल जाते। इसके बाद क्या करना था, तो हमें इसकी रेशियो लिखकर उसकी मान को निकाल देना था। हमने पहला सवाल को हल करा यहाँ पे, और ये था पहला सवाल। इसकी रेशियो में कुछ फार्मूला लग रहे थे, और फार्मूला लगाकर हमने क्या करा कि इसकी रेशियो लिखकर इस पे जो जो मान दिया गया था उस मान को पुट करके हमारे पास में आंसर आ गए 49/64। उसके बाद इसकी दूसरी क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा, और इस सवाल को यहाँ पे हमने हल कर दिया। ये देखो कॉट स्क्वायर थीटा का हमने रेशियो लिखा, और रेशियो लिखकर इसकी वैल्यू को पुट करके हमारे पास में ये दूसरी का आंसर आ जाते हैं। ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे, अगले पेज पे। तो ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक विदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन का 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब ये कह रहा है आपको कि यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया गया है, तो आपको जांच करना है कि देना है कि ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के है या नहीं। चलते हैं, सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसकी हल भी काफ़ी हल्के हैं और वो भी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये देखो कॉट दिया गया है 3, ये लिखा हुआ है 3 cot a इज इक्वल टू का 4। हमने पिछले भी क्वेश्चन में ऐसा सवाल को हल करा था। कॉट का क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉट a इज इक्वल टू 4, और ये जो 3 है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर इक्वल की इधर आएगा तो वो आ जाएंगे डिवाइड में, और ये जो हमारे पास में आ जाते हैं कॉट a इज इक्वल टू 4 अपॉन का 3। आपको पता होगा कि कॉट का रेशियो क्या होता है, तो कॉट का रेशियो होता है b अपॉन का p, और ये यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि v की वैल्यू हमारे पास में 4 और ये हो जाता है p की वैल्यू हमारे पास में 3। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जब b और p की नीड हो गई तो हमें पता है कि h भी निकालना होगा, और h हम लोग पाइथागोरस का यूज करके निकालेंगे। तो सबसे पहले ये इसमें पता करना होगा कि आपको हाइपोटेनस कौन होगा, बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन होगा। तो किसी को कुछ नहीं पता हो तो ये तो पता ही होता है, राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है। अब हमें ये पता करना होगा कि एंगल कौन सा है, और एंगल के अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे कि परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तो आपको एंगल देखोगे तो सभी में एंगल ए दिख रहा होगा, और आप कहीं भी एंगल ए को आप रख सकते हो। मान लो ये हमने एंगल ए को रखा, और ये बी है और ये एंगल सी है, तो हमें एंगल ए के अकॉर्डिंग देखना है, बाकी किसी को नहीं देखना। इस एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये सामने वाला साइड ये जो है इसका वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इस एंगल ए के अकॉर्डिंग पास वाला जो साइड है वो बेस हो जाएगा। कितना आसान तरीके से निकल गया हमारे पास में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। भैया यहाँ पे बेस का मान और परपेंडिकुलर का मान दे दिया गया है, मतलब जो बेस है वो 4 है और परपेंडिकुलर है 3, तो h निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यूज करेंगे हम लोग बाय पाइथागोरस। बाय पाइथागोरस का यूज करेंगे और लिखेंगे फॉर्मूला h का। h का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया h निकालना तो आसान है, मतलब कि दोनों जो है बी स्क्वायर और पी स्क्वायर ये दोनों को प्लस कर दो, h निकल जाएगा। तो b कितना दिया गया है, तो b जो है आपको दिया गया है 4, और p जो दिया गया है वो दिया गया आपको 3। 4 का स्क्वायर करना है यहाँ पे तो 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, अंडर रूट की बात करें तो हो जाएगा 25, और ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हमारे पास में h की जो वैल्यू है वो आ जाते हैं 5। अब ये देखो कितना आसान तरीके से निकल गया हमारे पास में हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब इसकी रेशियो को लिखेंगे और इसकी वैल्यू को पुट करके दोनों को देख लेंगे कि ये बराबर है या नहीं है। चलते हैं इसको हल करने के लिए अगले पेज पे। तो ये हो जाते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 की जो सवाल को हल करना था वो सवाल है यहाँ पे।
ये सवाल था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल करना है आपको कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ये दोनों को बराबर है या नहीं ये दिखाना है। तो हमने इसकी रेशियो को लिखा है 1 माइनस टेन का रेशियो होता है पी अपॉन का बी, और ये टेन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद 1 प्लस है टेन स्क्वायर है तो टेन का रेशियो पी अपॉन का बी, और ये इसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हमने कॉस का रेशियो लिखा है बी अपॉन का एच, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। माइनस है साइन स्क्वायर ए तो साइन का रेशियो होता है पी अपॉन का एच, और इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। अब आपको सब दिख रहा है कि पी और बी और एच, इसका क्या कर देना है, इधर हमने वैल्यू लिखा है। वैल्यू पी का मतलब परपेंडिकुलर का 3 है, बेस का 4 है और हाइपोटेनस का 5 है। इसको यहाँ पे पुट करके हल कर लेनी है। देखते हैं यहाँ पे आगे, ये है 1 माइनस का पी, और पी की वैल्यू कितना है तो 3 है तो लिखो 3, और बी की वैल्यू कितना है तो है 4 और लिखो 4, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। उसके बाद नीचे है आपके पास में 1 प्लस का पी अपॉन का बी, मतलब प्लस है तो 3 है पी और बी कितना है तो 4 है, और ये लिखकर इसका स्क्वायर लगा दो। उसके बाद इक्वल करके देखना है तो यहाँ भी मान को पुट करना है। बी की मान कितना है तो 4 है यहाँ पे तो लिखो 4 अपॉन का 5, एच का मान 5 है तो लिखो 5, और ये क्या कर देना है इसका स्क्वायर। उसके बाद पी की वैल्यू कितनी है तो पी है 3 और एच कितना है तो 5 है, और ये लिखो 3 अपॉन का 5 और ये कर दो स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है इसमें कि इसको तोड़ना है। इसको हल करने के लिए हमें अगले पेज को लेना होगा। अगले पेज पे क्या करना है, यहाँ पे हमने देखा कि 1 माइनस का 3 अपॉन 4 का स्क्वायर करा था तो हमें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यही चीज़ को नीचे प्लस में लिख दो, क्योंकि प्लस था 3 अपॉन का 4, ऐसे करोगे तो 16 हो जाएगा। बराबर में था आपके पास में 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 4/5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। नीचे है 3/5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे हमने सबके स्क्वायर को तोड़ लिया। अब क्या करना है, फिर से पिछले सवाल की तरह ही करना है कि नीचे कुछ नहीं तो 1 और इसका भिन्न का ऊपर पर घटाव कर देना है और नीचे भिन्न का जोड़ कर देना है। उसके बाद हम लोगों का आंसर आसानी से निकल जाएंगे। चलते हैं, नीचे 1 और 16 है तो ये दोनों का एलसीएम करोगे तो आपको मिल जाएगा 16 और नीचे लिख दो यहाँ पे 16। ये देखो पहला का नीचे का एलसीएम करोगे 1 और 16 का तो हो जाएगा 16, और ये 1 से डिवाइड करोगे 16 में तो 16 होगा, और ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो वो हो जाएगा हमारे पास में 16 1 जा 16। नीचे 16 से डिवाइड करोगे 16 में तो 1 होगा, और 9 से मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस का हो जाएगा 9। इसी चीज़ को नीचे लिखोगे प्लस में लिख दो, बाकी सब सेम हो जाएंगे। नीचे 16 आएगा इसका एलसीएम। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो 16 है उसके 16 को 1 से डिवाइड करेंगे 16 में, 1 से डिवाइड करेंगे 16 में तो 16 आएगा, और 16 से मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा 16। बीच में प्लस है तो प्लस लिखो, और फिर ये देखो 16 है, इस 16 से नीचे डिवाइड करेंगे तो 16 होगा, और ये जो होगा कि 1 टाइम में डिवाइड हो जाएंगे और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 9 में तो हो जाएगा 9। अब ये देखो हमारे पास में इधर निकल जाते, इसको हल कर लेते। यहीं पे हम इधर कर लेना है, 16 में से 9 जाएगा तो ऊपर 7 आएगा और नीचे आएगा 16, और बट्टे क्या है तो यहाँ 16 + 9 करेंगे तो हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 16। इक्वल में इधर देखोगे तो आपको क्या है कि नीचे करोगे 25 और 25 का एलसीएम तो 25 होगा, तो नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम हो जाएगा 16 माइनस का 9। इधर हमें क्या होगा कि 16 से 16 कट जाएगा, इधर जो आया है 7 अपॉन का 25, और इधर क्या आएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा तो 25 आ जाएगा। ये दोनों हमारे पास में क्या था तो इक्वल था, और ये इसका आंसर आते हैं 7 अपॉन का 25 इज इक्वल टू 7 अपॉन का 25। ये दोनों इक्वल था आपस में। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हम लोगों को कंप्लीट। इसके आगे की सवाल क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, इस एक्सरसाइज में टोटल 11 क्वेश्चन था, और इस वीडियो में हमने 8 तक हल कर लिया है। अगले वीडियो में हम 9, 10 और 11 वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।